हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायोबॉफिन। डीबीटी पीवाईक्यू सीरीज़ में आज फिर हम लोग आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर के आए हैं और इस वीडियो में आपको बहुत सारी कुछ चीज़ें जो हैं वो जानने को मिलेंगी। वीडियो को शुरू करने से पहले मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और वीडियो को लाइक कर लिया है। अगर इस सीरीज़ की बाकी वीडियोस को भी अभी तक आपने गो थ्रू नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से सभी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं जो कल के हमारे क्वेश्चंस हैं वो। तो पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैचेस द एंजाइम विद इट्स एलोस्टेरिक एक्टिवेटर। ठीक है, कौन सा, मतलब आपको एलोस्टेरिक एक्टिवेटर बताना है, किस एंजाइम का कौन सा एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है पायरुवेट काइनेज, इसका एलोस्टेरिक एक्टिवेटर होता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, यानी कि ये राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोस्फोफ्रक्टोज काइनेज का सिट्रेट है, ये गलत है ना। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज का NADH ये भी गलत है और पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का ADP ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर था। आई होप सबने आंसर सही दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, आपको वो वाले मॉलिक्यूल्स बताने हैं जिनकी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुई और फिर ATP जो है वो बनती है ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो बी ऑप्शन, देखो क्या बोला है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आपको पता है कि ये किस फेज में होता है, प्रिपरेटरी फेज में, है ना। जब ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन होती है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, तब जाकर के ये होता है। और प्रिपरेटरी फेज में तो ATP यूज होती है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से ATP बनती नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता, है ना। उसी तरह से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, ये भी किस में होता है, प्रिपरेटरी फेज में। इसी की ब्रेकडाउन से 3 कार्बन के 2 अलग अलग शुगर्स बनते हैं, एल्डोज और कीटोज शुगर, है ना। तो यानी कि ये भी ऑप्शन में नहीं हो सकता। बचे कौन से, ए और सी, है ना। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोइनोल पायरुवेट, है ना, जो हमारा 9th रिएक्शन है। जब इसके बाद जो है वो सीधा का सीधा क्या बन जाता है, पायरुवेट बन जाता है, और उस दौरान जो है वो ATP बनती है, और ये भी हमारे जो है वो ATP फॉर्मिंग स्टेप है। यानी कि इन दोनों में क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है। तो राइट आंसर ए और सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज़ न्यूक्लियोसोम। कहने का मतलब ये है, आज हम ये सीखेंगे कि कैसे पैकेजिंग ऑफ DNA जो है वो होता है। ठीक है, इतने छोटे से न्यूक्लियस में कैसे इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ DNA जो है वो फिट होता है। तो न्यूक्लियोसोम से स्टार्ट करते हैं, है ना। न्यूक्लियोसोम क्या होता है, द मेजॉरिटी ऑफ DNA इन यूकैरियोटिक सेल इज पैक्ड इनटू न्यूक्लियोसोम। जितना भी मेजॉरिटी ऑफ DNA है वो कहाँ पैक्ड होता है, न्यूक्लियोसोम में, है ना। न्यूक्लियोसोम की मदद से वो पैक होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ईच न्यूक्लियोसोम इज कंपोज्ड ऑफ अ कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स। हर एक न्यूक्लियोसोम वो है वो किससे बना हुआ है, कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, एंड DNA रैप्ड अराउंड देम। और इन हिस्टोन प्रोटीन्स ये मिलकर के आपस में न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। मतलब ये हिस्टोन प्रोटीन्स आपस में पूरा का पूरा इस तरह से, देखो इस तरह से ये पूरी की पूरी जुड़ती हैं और इसके ऊपर इस तरह से रैपिंग होती है फिर किसकी, DNA की, राइट। ये बोलता है द DNA बिटवीन ईच न्यूक्लियोसोम इज कॉल्ड लिंकर DNA। जैसे एक ये न्यूक्लियोसोम है और एक ये न्यूक्लियोसोम है, इन दोनों के बीच में जो ये वाला DNA है, ये वाला DNA क्या कहलाया, लिंकर DNA। द DNA मोस्ट टाइटली एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियोसोम कॉल्ड द कोर DNA, है ना। जो DNA इस पूरे न्यूक्लियोसोम के ऊपर रैप है ना, बिल्कुल क्लोजली, बिल्कुल टाइटली इसके साथ एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है, उसको हम कहते हैं कोर DNA। और जो एक न्यूक्लियोसोम से दूसरे न्यूक्लियोसोम तक जा रहा है ना, यहाँ पे देखो न्यूक्लियोसोम इसके साथ बाइंड नहीं है, ये वाला जो DNA है ये वाला आपका लिंकर DNA कहलाता है। तो बोलते हैं ये जो कोर DNA है इज बाउंड अबाउट 1.6 टाइम्स अराउंड द आउटसाइड ऑफ द हिस्टोन ऑक्टामर लाइक थ्रेड अराउंड अ स्पूल। ठीक है, जैसे आपने ऊन के गोले भी देखे होंगे, है ना, होते हैं ना एक दूसरे के ऊपर ऐसे रैप। तो ये बोलता है कि उसी तरह से, ठीक है, जैसे रील होती है, रील के ऊपर क्या थ्रेड ऐसे करके पूरा रोल हुआ होता है, तो उसी तरह से ये जो हिस्टोन ऑक्टामर है इसके ऊपर जो आपका DNA है ना ये रैप होता है। और कितने टाइम्स होता है, 1.65 टाइम्स, है ना, यानी कि एक पूरा चक्कर, है ना, और उसके बाद 6.5 टाइम्स।
ठीक है, 1.65 टाइम्स, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है एक पूरा राउंड और उससे थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। तो इतना जो है वो डीएनए, कोर डीएनए रैप्ड होता है किसके ऊपर, हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर। ओके, अब इसका लेंथ बताया है, द 147 बेस पेयर लेंथ ऑफ दिस डीएनए इज एन इनवेरिएंट फीचर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। तो आपसे लेंथ पूछ लेगा तो आपको याद रखनी है 147 बेस पेयर की लेंथ। इन कंट्रास्ट द लेंथ ऑफ द लिंकर डीएनए बिटवीन न्यूक्लियोसोम इज वेरिएबल। अब बोलते हैं कि ये वाला जो लिंकर डीएनए है ना, इसकी लेंथ जो है वो वेरिएबल होती है। टिपिकली ये कितना होता है, दिस डिस्टेंस इज 20 to 60 बेस पेयर, है ना। ये वाला जो लिंकर डीएनए है इसका डिस्टेंस 20 to 60 बेस पेयर का हो सकता है, ये वेरी करता है। एंड ईच यूकैरियोट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक एवरेज ऑफ लिंकर डीएनए, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या बात की है इन्होंने, हिस्टोन्स के बारे में। क्या बोला है, हिस्टोन्स स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स होती हैं। ये बोलता है हिस्टोन्स आर बाय फार द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स एसोसिएटेड विद यूकैरियोटिक डीएनए, ठीक है। सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन्स होती हैं हिस्टोन्स, जो कि यूकैरियोटिक डीएनए के साथ एसोसिएट करती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स कॉमनली कंटेन 5 अबंडेंट हिस्टोन। कौन कौन से, H1, H2A, H2B, H3, H4। बोल रहा है हिस्टोन्स H2A, H2B, H3 और H4 ये हमारे कोर हिस्टोन्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लेगा कि जो हिस्टोन है वो किससे मिलकर के बना होता है, तो आपको इन कोर हिस्टोन्स का जिक्र करना पड़ेगा, ठीक है। वहीं पे अगर आप H1 देख लोगे तो वो इस क्या कह सकते हैं, इस हिस्टोन का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो कोर हिस्टोन नहीं होता है, ठीक है। अभी बोल रहा है द 2 कॉपीज ऑफ ईच ऑफ दीज हिस्टोन्स फॉर्म द प्रोटीन कोर, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये H2A, H2B इनकी 2 कॉपीज और H3, H4 इनकी 2 कॉपीज जो हैं वो आपस में मिलकर के क्या बनाती हैं, एक पूरा का पूरा प्रोटीन कोर बनाती हैं, अराउंड विच न्यूक्लियोसोमल डीएनए इज रैप्ड। और ये जो है पूरा का पूरा ऐसे कोर बन गया, इसके अराउंड फिर डीएनए जो है वो रैप होता है। अब ये बोल रहे हैं हिस्टोन H1 इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल, ठीक है। यही मैंने आपको कहा कि न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल अगर आपसे पूछ लेगा तो आपको सिर्फ इन 4 हिस्टोन्स का जिक्र करना है, क्योंकि ये कोर पार्टिकल बनाते हैं। वहीं पे जो H1 है वो आपका कोर पार्टिकल, न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल नहीं है। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा है, नेक्स्ट आपको क्या बता रहा है, कंसिस्टेंट विद देयर क्लोज एसोसिएशन विद द नेगेटिवली चार्ज डीएनए। अब क्योंकि ये जो आपकी हिस्टोन प्रोटीन्स है ना, ये होती हैं पॉजिटिवली चार्ज और डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज, तो इसीलिए ये आपस में इजीली इंटरेक्ट जो है वो कर जाते हैं। द हिस्टोन हैव हाई कंटेंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, ठीक है। तो जो हिस्टोन्स हैं उसमें क्या होता है, हाई कंटेंट होता है पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड का। जैसे कि यहाँ पर बता रखा है कि एटलीस्ट 20% ऑफ द रेजिड्यूज इन ईच हिस्टोन्स आर आइदर लाइसिन और आर्जिनिन, ठीक है। दोनों के दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव चार्ज देने में, हिस्टोन्स को पॉजिटिव चार्ज देने में हेल्प करते हैं। कौन कौन से होते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन। बोले द कोर हिस्टोन्स आर ऑल्सो रिलेटिवली स्मॉल प्रोटीन्स रेंजिंग इन द साइज फ्रॉम 11 to 15 किलो डाल्टन। बोले ये जो कोर हिस्टोन्स होते हैं ना, ये काफ़ी स्मॉल प्रोटीन्स होती है और इनका साइज़ जो है वो लगभग 11 to 15 किलो डाल्टन तक का होता है। वहीं पे जो हिस्टोन है दैट इज़ स्लाइटली लार्जर, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो लगभग 21 किलो डाल्टन का जो हिस्टोन 1 का साइज़ है वो रहता है। ओके, नेक्स्ट अब हम चलते हैं। ये बोलते हैं अ कंजर्व्ड रीजन फाउंड इन एवरी कोर हिस्टोन। हर एक कोर हिस्टोन में एक कंजर्व्ड रीजन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं हिस्टोन फोल्ड डोमेन। क्या करता है ये, मीडिएट्स द असेंबली ऑफ दीज हिस्टोन्स ओनली इंटरमीडिएट्स, ठीक है। मतलब कि ये जो जितने भी अभी मैंने आपको बताया ना, H2A है, H2B है, ठीक है, फिर H3 है, H4 है। अब क्या होता है, 2 कॉपीज़ होती हैं इनकी, तो ये सारी एक दूसरे के साथ असेंबल होकर के फिर पूरा ऑक्टामर बनाती हैं, है ना। फिर पूरा न्यूक्लियोसोम पार्टिकल जो है वो हिस्टोन न्यूक्लियोसोम पार्टिकल बना रही है। तो ये जो आपका कंजर्व्ड रीजन है ना, जिसको हिस्टोन फोल्ड डोमेन कह रहे हैं, ये इन सब की असेंबली करवाने में हेल्प करता है, ठीक है, ताकि ये अच्छे से एक दूसरे के साथ जो है वो असेंबल होकर के पूरा का पूरा न्यूक्लियोसोम जो ऑक्टामर है वो बना दें। The histone fold domain is composed of 3 helical regions separated by 2 short unstructured loops
दिस डोमेन मीडिएट्स द फॉर्मेशन ऑफ हेड टू टेल हेट्रोडाइमर ऑफ स्पेसिफिक पेयर ऑफ हिस्टोन्स। अब ये बोल रहा है कि जो हिस्टोन फोल्ड डोमेन है ना, इसमें क्या होता है, 3 हेलिकल रीजन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मतलब एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं बाय शॉर्ट अनस्ट्रक्चर्ड लूप्स। ठीक है, छोटे छोटे 2 शॉर्ट अनस्ट्रक्चर्ड लूप्स होते हैं, वो इस जो ये हिस्टोन फोल्ड डोमेन है ना, इसमें 3 हेलिकल रीजन्स जो है वो पड़े हुए हैं, और ये अलग कैसे हो रहे हैं, इन 2 शॉर्ट अनस्ट्रक्चर्ड लूप्स की वजह से। अब ये बोल रहे हैं ये जो डोमेन है ये मीडिएट करता है द फॉर्मेशन ऑफ हेड टू टेल हेट्रोडाइमर्स। ठीक है, हेड टू टेल हेट्रोडाइमर की फॉर्मेशन हो, ये उस वे में उनको मीडिएट करने में हेल्प करता है, असेंबल करने में हेल्प करता है। कैसे करेगा वो देखते हैं। और स्पेसिफिक पेयर ऑफ हिस्टोन, जैसे कि H3 एंड H4 हिस्टोन्स फर्स्ट फॉर्म हेट्रोडाइमर। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे H3 और H4 हिस्टोन्स आएंगे और वो हेट्रोडाइमर बनाएंगे, that then come together to form a tetramer with 2 molecules of each ऑफ H3 एंड H4। फिर उसके बाद 2 मॉलिक्यूल्स किसके आएंगे, H3 और H4 के आएंगे, और ये आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे, टेट्रामर फॉर्म करते हैं। बोल रहे इन कंट्रास्ट H2A एंड H2B फॉर्म हेट्रोडाइमर्स। ठीक है, H2A और H2B जो है वो क्या बना रहे हैं, हेट्रोडाइमर बनाएंगे। पर पहले कौन बनाएगा, पहले आपका H3 और H4 बनाता है, ये पहले हेट्रोडाइमर बना लेते हैं, उसके बाद ये फिर आगे चल करके जो आपके H2A और H2B हैं उनके साथ जुड़ते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है, सबसे पहले कौन आया, H3 H4। ठीक है, इन्होंने क्या बनाया, हेट्रोडाइमर। ठीक है, अब हेट्रोडाइमर कितने बने हैं, यहाँ पर 2 हेट्रोडाइमर। ये 2 हेट्रोडाइमर आपस में जुड़ेंगे, क्या बन गया, हेट्रोटेट्रामर बन गया। ठीक है, टेट्रामर बोल सकते हो आप इनको, तो टेट्रामर बन गया। अब जाकर के ये किसके साथ जुड़ेंगे, H2A और H2B के साथ। ठीक है, जिन्होंने आपस में क्या बना रखा है, एक हेट्रोडाइमर बना रखा है इन द सॉल्यूशन बट नॉट टेट्रामर्स। अब ये देखो, ये टेट्रामर नहीं बना रहा है, आपको याद रखना है टेट्रामर कौन बनाएगा, H3 और H4 वाला हिस्सा। ठीक है, H3 और H4 वाले हिस्टोन्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या बोल रहा है, H3 H4 टेट्रामर बाइंड्स टू DNA। अब ये वाला जो टेट्रामर है वो DNA के साथ बाइंड करता है, उसके बाद H2A H2B डाइमर जो है वो इसको ज्वाइन करते हैं H3 H4 DNA कॉम्प्लेक्स को, ताकि एक फाइनल न्यूक्लियोसोम बन सके। तो कई बार आपसे ऑर्डर पूछ सकता है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है इसका क्या बनेगा, टेट्रामर। ठीक है, टेट्रामर बन गया। फिर ये जाकर के किसको अप्रोच करेगा, DNA को, DNA इसके साथ बाइंड हो गया। फिर ये कॉम्प्लेक्स बन चुका है ना अब H3 H4 और DNA का, ये जाकर के अप्रोच करता है हेट्रोडाइमर को। राइट, अब जाकर के जैसे जैसे इनकी फोल्डिंग होती जाएगी, एट लास्ट क्या बन जाएगा आपका, न्यूक्लियोसोम। राइट, तो इस ऑर्डर में आपको इसको याद रखना है। अब ये जो हिस्टोन फोल्ड डोमेन थी ना, ये यही काम कर रही थी कि ये जो सारा सीक्वेंस है ना, पहले ये होगा, फिर उसके बाद DNA के बाद जाएगा, ये सीक्वेंस में हो। ठीक है, तो हिस्टोन फोल्ड डोमेन का काम होता है इसको सीक्वेंस में करना, इसको सीक्वेंस में अलाइन करवाना, ताकि न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन हो सके। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, द हिस्टोन अमाइनो टर्मिनल टेल्स स्टेबलाइज DNA रैपिंग अराउंड द ऑक्टोमर। ठीक है, कि ये जो हिस्टोन की अमाइनो टर्मिनल टेल्स होती हैं ये स्टेबलाइज करती हैं उस DNA को जो ऑक्टोमर के अराउंड पे रैप हुआ है। कैसे करेंगी वो देखते हैं। बोल रहे द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम ऑल्सो टेल अस समथिंग रिगार्डिंग द हिस्टोन अमीनो टर्मिनल टेल्स। द 4 H2B एंड H3 टेल्स इमर्ज फ्रॉम बिटवीन द 2 DNA हेलिसेस। ठीक है, कि 4 H2B और H3 टेल्स जो होंगी वो कहाँ से, 2 DNA हेलिसेस के बीच से निकलती हैं। इन ईच केस देयर पाथ ऑफ एग्जिट इज फॉर्म्ड बाय 2 एडजेसेंट माइनर ग्रुप। लेकिन एग्जिट का जो पाथ है वो कहाँ से निकलेगा, 2 एडजेसेंट माइनर ग्रुप्स के बीच से, जिसमें क्या होता है एक गैप टाइप बन जाता है वहाँ पे। ठीक है, मेकिंग अ गैप बिटवीन दी 2 DNA हेलिसेस जस्ट बिग इनफ फॉर अ पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, और वो गैप इतना बड़ा होता है 2 DNA हेलिसेस के बीच में कि वहाँ पे आराम से एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो फिट हो सकती है। राइट,
उसके बाद स्ट्राइकिंगली द H2B एंड H3 टेल्स इमर्ज एट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम ईच अदर एंड अराउंड द ऑक्टामर डिस्क। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो H2B और H3 टेल्स है ना, उनका ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस होता है एक दूसरे से। ठीक है, अराउंड द ऑक्टामर डिस्क। अब ये बोल रहा है इंस्टेड ऑफ इमर्जिंग बिटवीन द टू DNA हेलिसेस जो H2A और H4 हैं, है ना, जैसे देखो H2B और H3 की जो टेल थी वो दो DNA हेलिसेस के बीच से आ रही थी, जहाँ पे मतलब वो जो वहाँ पे क्या था, एक गैप सा क्रिएट हो जा रहा था, है ना। लेकिन H2A और H4 के केस में ऐसा नहीं होगा। उनकी जो अमाइनो टर्मिनल टेल्स होती हैं दैट एमर्ज फ्रॉम आइदर अबव और बिलो बोथ द DNA हेलिसेस। ठीक है, या तो वो ऊपर से आएंगी या फिर वो उनके नीचे से आएंगी, दोनों DNA हेलिसेस के नीचे से। ठीक है, या तो ऊपर से या तो नीचे से। बीच से कहाँ कौन सी वाली आएंगी, H2B की और H3 की टेल। ठीक है, H2A और H4 की जो टेल है वो या तो ऊपर से आएगी या फिर वो नीचे से आएगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, हिस्टोन टेल्स कैन बी थॉट ऑफ एज द ग्रूव्स ऑफ अ स्क्रू। ठीक है, डायरेक्टिंग द DNA टू रैप अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर डिस्क इन अ लेफ्ट हैंडेड मैनर। अब बोल रहा है कि ये जो हिस्टोन टेल्स है एक्चुअली में इनका काम क्या है कि DNA को ये डायरेक्ट करना कि कैसे हिस्टोन ऑक्टामर पे रैप होना है। ठीक है, और किस मैनर में ये रैप होता है ये याद रखना है कि ये लेफ्ट हैंडेड मैनर में रैप होता है। ठीक है, और ये कैसे रैप होगा, इस काम किसका है बताना, हिस्टोन टेल्स का काम है ये बताना, राइट। अभी बोल रहा है लेफ्ट हैंडेड नेचर ऑफ DNA रैपिंग इंट्रोड्यूसेस नेगेटिव सुपर कॉइल्स इन द DNA। अब आपसे कभी पूछ ले कि नेगेटिव सुपर कॉइलिंग कैसे हुई DNA में, आपको पता है नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होती है ना, आपने पढ़ा होगा सुपर कॉइलिंग दो तरह की होती है, नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव सुपर कॉइलिंग कैसे हुई, क्योंकि DNA जो है वो लेफ्ट हैंडेड फैशन में क्या कर रहा है, रैप कर रहा है ऑक्टामर के ऊपर, जिसकी वजह से नेगेटिव सुपर कॉइल जो है वो इंड्यूस हो जाती है DNA के अंदर। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट है आपके पास हायर ऑर्डर क्रोमैटिन स्ट्रक्चर। अब हमने क्या पढ़ना है, हायर ऑर्डर क्रोमैटिन स्ट्रक्चर, कैसे जो है वो क्रोमैटिन स्ट्रक्चर जो है वो बना, जैसा वो आज हमें दिखाई देता है। ठीक है, बोल रहा है अर्ली स्टडीज ऑफ क्रोमोसोम्स डिवाइडेड क्रोमोसोमल रीजन इनटू टू कैटेगरीज, यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। ठीक है, आपको भी पता है कि जो क्रोमोसोमल रीजन होते हैं ना, क्रोमोसोम के जो अंदर क्रोमोसोमल रीजन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो वो यूक्रोमैटिन होंगे या फिर वो हेट्रोक्रोमैटिन होते हैं। हेट्रोक्रोमैटिन का मतलब क्या है, डेंस स्टेनिंग मिलेगी आपको। अगर आप स्टेन करोगे एक क्रोमोसोम को तो आपको अलग अलग हिस्से देखने को मिलते हैं। जो डेंसली स्टेन्ड होता है उसको आप बोलते हैं कि ये हेट्रोक्रोमैटिन है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हेट्रोक्रोमैटिन है और वो डेंसली स्टेन्ड है यानी कि वो ज़्यादा कंडेंस्ड है। ठीक है, वहीं पे अगर आप यूक्रोमैटिन की बात करोगे तो इसके ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देंगे, यानी कि वो पूरली स्टेन होगा और रिलेटिवली ओपन स्ट्रक्चर होता है एज कंपेयर टू हेट्रोक्रोमैटिन। ठीक है, अब क्योंकि हेट्रोक्रोमैटिन रीजन जो है उसमें कैसा है, वो कंडेंस्ड रीजन है, यानी कि वहाँ पे कैसा होगा, लिमिटेड जीन एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। इन कंट्रास्ट यूक्रोमैटिक रीजन जो है वो हाई लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन शो करता है। क्यों, क्योंकि वो रिलेटिवली ओपन स्ट्रक्चर है एज कम्पेयर टू हेट्रोक्रोमैटिन। सो इसीलिए सजेस्टिंग दैट दीज डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कनेक्टेड टू ग्लोबल लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये किससे जुड़े हुए हैं, जीन एक्सप्रेशन से जुड़े हुए हैं। कौन सी जीन कैसे एक्सप्रेस करेगी वो हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन रीजन पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो जीन यूक्रोमैटिन रीजन पे होगी वो आराम से एक्सप्रेस करेगी और हेट्रोक्रोमैटिन रीजन पे होगी तो एक्सप्रेस नहीं करेगी या कम मात्रा में करेगी। उसके बाद बोल रहा है हेट्रोक्रोमैटिन इज एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर क्रोमोसोमल रीजन्स इंक्लूडिंग द टीलोमेयर एंड द सेंट्रोमेयर। ठीक है, कि बोल रहा है बेसिकली ये जो टीलोमेयर सेंट्रोमेयर ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये बेसिकली हेट्रोक्रोमैटिन रीजन में होती हैं एंड इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फंक्शन ऑफ बोथ द की क्रोमोसोमल एलिमेंट्स। ठीक है, कि ये जो हेट्रोक्रोमैटिन रीजन है ना, और या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो टीलोमेयर और सेंट्रोमेयर वाली जो जगह है, जैसे टीलोमेयर का क्या काम होता है कि आपकी जो एजिंग है ना उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर बार जो आप जितनी बार आपका सेल जो है वो रेप्लिकेट करेगा ये टीलोमेयर एंड्स उतने छोटे हो जाते हैं, है ना। तो ये सारा जो फंक्शनिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल के लिए, है ना। और ये इंपॉर्टेंट वाला काम जो है वो कहाँ हो रहा है, हेट्रोक्रोमैटिन रीजन में हो रहा है। इसीलिए ये ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता है ना, लार्जली एक्सप्रेस नहीं कर रहा है खुद को। ओके,
बोल रहा है इट इज क्लियर दैट डीएनए इन बोथ टाइप्स ऑफ क्रोमैटिन इज पैक्ड इनटू न्यूक्लियोसोम। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि चाहे जिस मर्जी टाइप का क्रोमैटिन हो, हेट्रोक्रोमैटिन हो, यूक्रोमैटिन हो, पैक तो वो किस में है, न्यूक्लियोसोम में है ना। बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन हेट्रोक्रोमैटिन स्ट्रक्चर एंड यूक्रोमैटिन स्ट्रक्चर इज हाउ द न्यूक्लियोसोम इन दीज डिफरेंट क्रोमोसोमल रीजन्स आर असेंबल्ड इनटू अ लार्जर असेंबलीज। सिर्फ फर्क इतना सा है कि ये जो यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन वाला स्ट्रक्चर है ना, इसमें न्यूक्लियोसोम जो है वो कैसे, किस तरह से अरेंज्ड है, बस इतना सा फर्क है। बाकी ये जो डीएनए है वो सेम ही है, बस जो ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहा है उसको हम यूक्रोमैटिन कह दे रहे हैं, जो कम एक्सप्रेस हो रहा है उसको हम हेट्रोक्रोमैटिन कह दे रहे हैं, है ना। बोले इट हैज़ बिकम क्लियर दैट द हेट्रोक्रोमैटिक रीजन आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोसोमल डीएनए असेंबल्ड इनटू हाई ऑर्डर स्टेट। बोले ऐसा देखा गया है कि जो हेट्रोक्रोमैटिक रीजन होता है ना, वहाँ पे जो न्यूक्लियोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है वो अपनी हाई ऑर्डर्ड स्टेट में पड़ा होता है, हाई ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में पड़ा होता है, यानी कि ज़्यादा कंडेंस्ड जो है वो होता है वहाँ पे, है ना। बोले दैट रिजल्ट इन अ बैरियर टू जीन एक्सप्रेशन, जिसकी वजह से जीन एक्सप्रेशन कम होता है। बोले इन कंट्रास्ट यूक्रोमैटिक न्यूक्लियोसोम वाला रीजन अगर आप देखोगे आर फाउंड इन मच लेस ऑर्गेनाइज्ड असेंबलीज। ठीक है, कि जो यूक्रोमैटिक वाला रीजन है वो लेस ऑर्गेनाइज्ड है, इसीलिए वहाँ पे जीन एक्सप्रेशन अच्छा खासा चल रहा है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, उसके बाद आपको हिस्टोन H1 के बारे में बताया है कि H1 जो है वो बाइंड करता है किसको, टू द लिंकर डीएनए बिटवीन न्यूक्लियोसोम्स। ठीक है, कैसे H1 जो है वो लिंकर डीएनए को बाइंड करता है बिटवीन न्यूक्लियोसोम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, भले ही ये उस कोर प्रोटीन का पार्ट नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, राइट। बोल रहे वंस न्यूक्लियोसोम्स आर फॉर्म्ड द नेक्स्ट स्टेप इन द पैकेजिंग ऑफ डीएनए इज द बाइंडिंग ऑफ हिस्टोन H1। बोल रहे एक बार अगर न्यूक्लियोसोम वाली जो पैकेजिंग है ना, डीएनए की जो पैकेजिंग है वो अच्छे से हो गई, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि H1 उसके साथ कैसे बाइंड करेगा। बोल रहे लाइक द कोर हिस्टोन H1 इज स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन। जैसे कोर हिस्टोन्स थे छोटे और पॉजिटिवली चार्ज, रिलेटिवली H1 उनसे थोड़ा सा बड़ा है बट ये भी पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है। H1 इंटरेक्ट्स विद द लिंकर डीएनए बिटवीन न्यूक्लियोसोम। तो अब जो दो न्यूक्लियोसोम हैं, है ना, जैसे एक ये है और एक ये है, इनके बीच में जो यहाँ पे लिंकर डीएनए है, इसको बाइंड करने का काम किसका है, H1 का। तो H1 जो है वो हमेशा किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, लिंकर डीएनए के साथ इंटरेक्ट करेगा, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, फर्दर टाइटनिंग द एसोसिएशन ऑफ डीएनए विद द न्यूक्लियोसोम। अब इसका काम क्या है कि यहाँ से देखो एंड्स वाली साइड से, अगर आपने देखा होगा, अगर आप कहीं पर रस्सी भी बांधते हो ना, तो एंड्स वाली साइड से जो रस्सी होती है वो थोड़ी सी ढीली होती है, तो ये उस ढीलेपन को कम करने के लिए क्या करता है, वहाँ पे उनको टाइटली एसोसिएट करने की कोशिश करता है। ठीक है, दिस कैन बी डिटेक्टेड बाय द इंक्रीज्ड प्रोटेक्शन ऑफ न्यूक्लियोसोमल डीएनए फ्रॉम माइक्रोकोकल न्यूक्लियस डाइजेशन। ठीक है, अब देखो ये जो कहानी है ना, ये आपको कहाँ लेकर के जा रही है कि कैसे पता चला कि यहाँ पे H1 है, ये है फलान, है ना, ये सारी कहानी आपको कैसे पता चली। तो साइंटिस्ट ने एक्चुअली में माइक्रोकोकल न्यूक्लियस डाइजेशन करके देखी थी, तभी उनको पता चला कि यहाँ पे एन टर्मिनल टेल्स वगैरह होती हैं, है ना, और एन टर्मिनल टेल का कोई भी रोल नहीं होता ऑक्टेमर फॉर्मेशन में, और जितनी भी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन है वो इस एंटेल पर होती हैं, ना कि इस ऑक्टामर में होती है। ठीक है, ओके। दस बियॉन्ड दी 147 बेस पेयर प्रोटेक्टेड बाय दी कोर हिस्टोन्स। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जहाँ जहाँ पे तो देखो ये कोर प्रोटीन, ये कोर हिस्टोन है ना, वहाँ पर ये जो माइक्रोकोकल न्यूक्लियस डाइजेशन है ये नहीं होती है। जहाँ पे ये रह जाती, इस कोर से दूर जाने लग पड़ता है, वहीं पर क्या है, माइक्रोकोकल डाइजेशन शुरू हो जाती है। एडिशन ऑफ द H1 टू दी न्यूक्लियोसोम प्रोटेक्ट्स एन एडिशनल 20 बेस पेयर ऑफ डीएनए। बोलता है अगर हम इस ये वाला जो डीएनए है इसमें H1 को अटैच कर दे, जैसे यहाँ पे अटैच कर दिया, ठीक है, अब क्या होगा, बोलता है अब अगर माइक्रोकोकल डाइजेशन करोगे तो और 20 बेस पेयर का जो डीएनए है वो बच जाएगा, उसकी डाइजेशन नहीं होगी, राइट। तो यानी कि H1 जो है वो एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है माइक्रोकोकल न्यूक्लियस को डाइजेस्ट होने में, और अच्छे से उनको टाइटली पैक करने में भी कहीं ना कहीं H1 जो है वो हेल्प कर रहा है। उसके बाद क्या बोला है, हिस्टोन H1 हैज़ एन अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ बाइंडिंग टू डिस्टिंक्ट रीजन्स ऑफ द डीएनए ड्यूप्लेक्स। ठीक है, कि ये दो अलग अलग डिस्टिंक्ट रीजन्स को बाइंड करने में हेल्प करता है। टिपिकली दीज टू रीजन्स आर पार्ट ऑफ अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद अ न्यूक्लियोसोम। बोल रहे हैं कि एक्चुअल में ये जो
जिस डीएनए को ये बाइंड कर रहा है ना, ये एक सिंगल ही डीएनए है, बस उसके दो अलग अलग रीजन्स को ये बाइंड करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। और ये किसके साथ एसोसिएटेड है? डीएनए न्यूक्लियोसोम के साथ एसोसिएटेड है। द साइट ऑफ H1 बाइंडिंग आर लोकेटेड एसिमेट्रिकली रिलेटिव टू द न्यूक्लियोसोम, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि जो H1 की बाइंड करने की साइट है ना, वो एसिमेट्रिकल होती है। ये न्यूक्लियोसोम पे जहाँ पर इसको दो अलग अलग एंड्स मिल जाएंगे, है ना, ये वहाँ पर जाकर के उनको अच्छे टाइटली बाउंड कर देता है। वन ऑफ द टू रीजन्स बाउंड बाय H1 इज द लिंकर डीएनए एट वन एंड ऑफ द न्यूक्लियोसोम, ठीक है। ये बोल रहा है कि एक साइड पे एक रीजन जो H1 जो है वो जहाँ पे बाइंड कर देता है ना, वो क्या है? लिंकर डीएनए वाली साइड, ठीक है। और बोल रहे द सेकंड साइड है वो कौन सी है? द डीएनए बाइंडिंग इन द मिडल ऑफ द एसोसिएटेड 147 बेस पेयर्स। बोल रहे एक साइड तो लिंकर डीएनए वाली साइड पे अटैच होगा और दूसरी साइड ये कहाँ अटैच होता? उस डीएनए के साथ जो इस न्यूक्लियोसोम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, है ना। तो ये इस तरह से क्या करता है? टाइटली सील कर देता है इस लिंकर डीएनए को, यहाँ से थोड़ा सा बचा लेता है माइक्रोकोकल डाइजेशन से। ओके, अब ये बोल रहा है बाय ब्रिंगिंग दीज टू रीजन्स of DNA into close proximity, H1 binding increase the length of DNA wrapped tightly around the histone octamer। सेम वही चीज़ दोहरा रहा है कि अगर ये लिंकर डीएनए को भी यहाँ पे अच्छी तरह से बाउंड कर देता है तो क्या होगा? तो ये जो लिंकर डीएनए है इसको थोड़ा सा और इस न्यूक्लियोसोम के ऊपर रैप कर दे रहा है, यानी कि थोड़ा सा और डीएनए जो है वो नॉर्मली जैसे 147 बेस पेयर पहले जो है वो उसके ऊपर राउंड हो रहा था, है ना, जो पूरा है वो उसने कवर अप किया हुआ था 147 बेस पेयर ने। फिर लिंकर डीएनए को 20 बेस पेयर और मिला दो अगर, है ना, तो उतना लगभग बेस पेयर जो है ये इसके ऊपर रैप कर दे रहा है, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये लेंथ जो रैप्ड डीएनए की लेंथ है उसको कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहा है ऑक्टामर के ऊपर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये डायग्राम काफ़ी अच्छी है, ये इसलिए लगाइए ताकि आप लोग समझ पाएँ। अब क्या बोला है? द H1 बाइंडिंग प्रोड्यूसेस अ मोर डिफाइंड एंगल ऑफ डीएनए एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम द न्यूक्लियोसोम। बोला कि H1 की बाइंडिंग से ये एक चीज़ हो गई है कि डीएनए की एंट्री और एग्जिट के लिए एक डिफाइंड एंगल बन गया वहाँ पे, है ना, कि इससे एंट्री होगी और ये जो है वो एग्जिट वाली साइड है। बोल रहा दिस इफेक्ट विच कैन बी विजुअलाइज्ड इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और यही इफेक्ट, ये जो एंट्री स्पेसिफिक एंगल है एंट्री का और एग्जिट का, ये हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। रिजल्ट इन द न्यूक्लियोसोमल डीएनए टेकिंग ऑन अ डिस्टिंक्टली जिगजैग अपीयरेंस, ठीक है। तो ये है वो जिगजैग अपीयरेंस, इस तरह से जो है एक्चुअली में हमारा जो डीएनए है ना, रैप्ड वाला ये न्यूक्लियोसोम है ना, रैप्ड डीएनए इस तरह से दिखाई देता है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है? न्यूक्लियोसोम एरे कैन फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर द 30 नैनोमीटर फाइबर, ठीक है, इसको याद रखना है। 30 नैनोमीटर फाइबर कैसे बनाता है ये, ठीक है। अभी बोल रहे हैं कि बाइंडिंग ऑफ H1 स्टेबलाइजेज हाई ऑर्डर क्रोमैटिन स्ट्रक्चर, कि जो एक बार अगर H1 बाइंड हो जा रहा है ना, तो ये जो हाई ऑर्डर क्रोमैटिन स्ट्रक्चर है ना, कंडेंस करना है और ज़्यादा जो डीएनए को, ये उस फॉर्म को कहीं ना कहीं स्टेबलाइज भी करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर जैसे आपने देखा होगा आपकी कॉलर, शर्ट की जो कॉलर होती है सबसे ऊपर वाला बटन, अगर आप उसको अपने नेक के अराउंड अच्छे से क्या कर लेते हो, यहाँ पे बटन लगा लेते हो, तो आपका जो कॉलर है ना वो एक ऐसे बिल्कुल सीधे ऑर्डर में रहता है। लेकिन अगर आप इस बटन को खोल दोगे तो क्या होगा? शर्ट का जो ये कॉलर है वो इधर उधर जाने लग जाता है। H1 कुछ इसी तरह काम करता है इस बटन की तरह पे, कि ये डीएनए को अच्छे से देखो रैप कर देगा, ठीक है, और एक तरह से उसको क्या कर रहा है? हाईली एक ऑर्डर्ड स्टेट में उसको डालने की कोशिश कर रहा है, स्टेबिलिटी देता है ये, ठीक है। बोलते हैं इन द टेस्ट ट्यूब एज सॉल्ट कंसंट्रेशंस आर इंक्रीज्ड द एडिशन ऑफ H1 रिजल्ट इन द न्यूक्लियोसोमल डीएनए फॉर्मिंग अ 30 नैनोमीटर फाइबर। तो क्या किया साइंटिस्ट ने? टेस्ट ट्यूब ली, उसके बीच में क्या किया, ये डीएनए जो था रैप्ड वाला ये डाल दिया, और फिर क्या किया, वहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ाते गए। सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज देता है। और हिस्टोन प्रोटीन डालते गए, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो उन्होंने देखा कि न्यूक्लियोसोमल डीएनए जो है वो लगभग 30 नैनोमीटर फाइबर जो है वो बना सकता है, इतनी ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म जो है वो बना सकता है। यही स्ट्रक्चर उन्होंने इन वीवो सेल्स के अंदर भी देखा, है ना,
रिप्रेजेंट्स द नेक्स्ट लेवल ऑफ डीएनए कंपैक्शन, ठीक है। और यही आपको बताता है कि नेक्स्ट लेवल ऑफ डीएनए कंपैक्शन कैसे होती है सेल के अंदर। सेल के अंदर इतने छोटे से न्यूक्लियस में इतना बड़ा डीएनए जो है वो कैसे आया, ठीक है। इंपॉर्टेंटली द इनकॉर्पोरेशन ऑफ डीएनए इनटू द फाइबर मेक्स द डीएनए लेस एक्सेसिबल टू मैनी डीएनए डिपेंडेंट एंजाइम्स, ठीक है। ये बोल रहा है कि जितना ज़्यादा इनकॉर्पोरेशन ऑफ डीएनए होगा ना इस फाइबर के बीच में, उतना ज़्यादा लेस एक्सेसिबल होगा वो किन के लिए, जो डीएनए डिपेंडेंट एंजाइम्स है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है आरएनए पॉलीमरेज, तो उनके लिए वो उतना ही लेस अवेलेबल होगा, राइट। अब ये क्या बोल रहा है, देयर आर 2 मॉडल्स फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ दी 30 नैनोमीटर फाइबर, है ना। 30 नैनोमीटर फाइबर वाला जो स्ट्रक्चर है उसको समझाने के लिए ना 2 मॉडल्स दिए गए। कौन कौन सा, सबसे पहला तो है कौन सा, सोलेनॉइड मॉडल। बोल रहा है द न्यूक्लियोसोमल डीएनए फॉर्म्स अ सुपर हेलिकल कंटेनिंग अप्रॉक्सीमेटली 6 न्यूक्लियोसोम्स पर टर्न। सोलेनॉइड मॉडल में क्या याद रखना है कि लगभग इसमें ना देखो ऐसे करके कितने 6 न्यूक्लियोसोम जो थे वो एक टर्न में थे, ठीक है। एक टर्न में मतलब जैसे ये एक टर्न हो गया, ठीक है। यहाँ से ऐसे लिंकर डीएनए आया, वो इसके साथ जुड़ा, ऐसे जुड़ते जुड़ते ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद हेलिकल टर्न ऐसे शुरू हो रहा है, फिर नीचे इसके नीचे सेम यही पैटर्न, तो उस तरह से एक सोलेनॉइड मॉडल बना, राइट। अब ये बोल रहे हैं दिस स्ट्रक्चर इज सपोर्टेड बाय बोथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड एक्सरे डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से भी ऐसा देखा गया, एक्सरे डिफ्रैक्शन से भी ऐसा देखा गया। बोल रहे विच इंडिकेट दैट दी 30 नैनोमीटर फाइबर हैज़ अ हेलिकल पिच ऑफ 11 नैनोमीटर, ठीक है। तो हेलिकल पिच होती है इसकी कितनी, 11 नैनोमीटर की। द डिस्टेंस इज ऑल्सो द अप्रॉक्सीमेट डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियोसोम डिस्क, सजेस्टिंग दैट द 30 नैनोमीटर फाइबर इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोसोम डिस्क स्टैग्ड ऑन द एज इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, ठीक है। तो ये जो सोलेनॉइड मॉडल है ये हेलिक्स की फॉर्म में कैसे पता चला, तो उन्होंने देखा कि आप वहाँ पे एक हेलिकल पिच देखने को मिल रही है, कितने की, 11 नैनोमीटर की, है ना। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से, एक्सरे डिफ्रैक्शन से ये स्ट्रक्चर जो है वो देखा गया कि एक पूरे हेलिकल टर्न में कितने न्यूक्लियोसोम इन्वॉल्व हैं, 6, ठीक है। कई बार इसके ऊपर पूछ लेता है, ये याद रखना। तो 6 न्यूक्लियोसोम जो है वो एक टर्न में प्रेजेंट हैं। उसके बाद बोल रहे इन दिस मॉडल द फ्लैट सरफेसेस ऑन आइदर फेस ऑफ द हिस्टोन ऑक्टामर डिस्क आर एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है। ये बोल रहे कि जो फ्लैट सरफेसेस है ना ये एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, एक दूसरे के। एंड द डीएनए सरफेस ऑफ द न्यूक्लियोसोम्स फॉर्म्स द एक्सेसिबल सरफेस ऑफ द सुपर हेलिक्स, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये ऊपर वाली साइड, एक्सेसिबल वाली साइड जो है वो आपका डीएनए, जहाँ पे आपका डीएनए रैप है ना, वो वाला, ये एक्सेसिबल वाली साइड है कि इसको एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन अंदर वाली साइड जो है वो फ्लैट सरफेसेस हैं, यहाँ से भी स्टोन, यहाँ से भी, दूसरी साइड से भी, जैसे सिक्का होता है एक, है ना, दोनों साइड फ्लैट होता है। तो ये बोल रहे हैं एक सिक्का और उसके एडजेसेंट में भी एक सिक्का, इस तरह से जो है वो पूरा का पूरा अरेंजमेंट बना हुआ है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द लिंकर डीएनए इज बेरिड इन द सेंटर ऑफ द सुपर हेलिक्स बट इट नेवर पासिस थ्रू द एक्सेस ऑफ द फाइबर, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि जो लिंकर डीएनए है ना वो तो आपका कौन सी वाली, सुपर हेलिक्स वाली साइड यानी कि अंदर वाली साइड है, लेकिन ये इस एक्सेस को क्रॉस नहीं करता, ऐसे बीच से क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। रेदर द लिंकर डीएनए सर्कल्स अराउंड द सेंट्रल एक्सिस, तो ये क्या कर रहा है, इस तरह से ऐसे सर्कल अराउंड कर जा रहा है सेंट्रल एक्सिस से। एज द डीएनए मूव्स फ्रॉम वन न्यूक्लियोसोम टू द नेक्स्ट, ठीक है। जैसे इस न्यूक्लियोसोम से नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम में जाना है तो ये इधर से सेंट्रल एक्सिस क्रॉस ना कर करके क्या हो रहा है, सर्कुलर एक्सिस पे ही मुड़ जा रहा है, टर्न हो जा रहा है और फिर दूसरे न्यूक्लियोसोम के साथ जाकर के अटैच हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से सोलेनॉइड मॉडल में आपको अरेंजमेंट देखने को मिलता है। कितने न्यूक्लियोसोम हैं आप देख लो, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। और इस तरह से डीएनए जो है वो रैप है। बस याद रखना है सोलेनॉइड मॉडल में ये जो लिंकर डीएनए ये बीच से कहीं से क्रॉस नहीं होता है, सेंट्रल एक्सिस को क्रॉस नहीं करता है, राइट। अब उसके बाद ये आपका सोलेनॉइड मॉडल हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, एक अल्टरनेट मॉडल है फॉर द 30 नैनोमीटर फाइबर, दैट इज जिगजैग मॉडल, ठीक है। जिगजैग मॉडल क्या है उसको भी देख लेते हैं। बोलते हैं दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन जिगजैग पैटर्न ऑफ न्यूक्लियोसोम फॉर्म्ड अपॉन H1 एडिशन, ठीक है। बोलते हैं कि ये जो जिगजैग पैटर्न है न्यूक्लियोसोम का, ये मॉडल का बनता है जब आप H1 की एडिशन करते हो, ठीक है। बोलते हैं इन दिस केस द 30 नैनोमीटर फाइबर इज कंपैक्टेड
फॉर्म ऑफ दीज जिगजैग न्यूक्लियोसोम एरे, ठीक है। अ रीसेंट एक्सरे स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल DNA molecule participating in 4 nucleosome and biophysical studies of the spring-like nature is isolated 30 nanometer fiber supporting a zigzag model, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, देखो इस मॉडल में बाकी सब कुछ तो देखो ऐसे ही था कि यहाँ पे वहाँ पे बोल रहा था कि बिल्कुल ऐसे एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं, इधर बोला कि यहाँ पे ये एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं होते, बस ये यहाँ पे पड़े होते हैं और अरेंजमेंट वैसा ही होता है कि ये फ्लैट होते हैं दोनों साइड से, है ना। लेकिन जैसे ही आप H1 ऐड करते हो ना, तो ये जो लिंकर DNA ये बीच से एक्सेस से पास होना शुरू हो जाता है, बस ये है आपका जिगजैग मॉडल, ठीक है। बोल रहा है अनलाइक द सोलेनॉइड मॉडल जिगजैग कॉन्फॉर्मेशन रिक्वायर्स द लिंकर DNA टू पास थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे जो लिंकर DNA है वो सेंट्रल एक्सिस से पास कर जाता है ऑफ द फाइबर इन अ रिलेटिवली स्ट्रेट फॉर्म, है ना, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे सामने वाले के साथ ऐसे जुड़ गया, फिर यहाँ पे रैप किया, फिर सामने वाले के साथ जुड़ गया ऐसे, ठीक है। दस लॉन्गर लिंकर DNA फेवर्स दिस कॉन्फॉर्मेशन। अब याद क्या रखना है, अगर लॉन्गर लिंकर DNA दिया है और आपसे पूछ लिया कि कौन सा मॉडल बनाएगा, तो आपको याद रखना है जिगजैग मॉडल बनाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेट बिल्कुल बीचों बीच से ऐसे निकल के सामने वाले न्यूक्लियोसोम पे रैप हो रहा है DNA, ठीक है। बिकॉज द एवरेज लिंकर DNA वेरीज बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, राइट। तो ये है आपका जिगजैग मॉडल, और पीछे वाला आपको याद करवा दूं तो सोलेनॉइड मॉडल। ये वाला जो है वो सेंट्रल एक्सिस से नहीं निकलता है, ठीक है, इसको याद रखना है, सेंट्रल एक्सिस से नहीं निकलता। यहाँ पे लिंकर DNA जो है वो थोड़ा सा लंबा होता है, इसीलिए यहाँ पे ये सेंटर से पास कर सकता है, ओके। अब थोड़ा सा हिस्टोन्स के बारे में। द हिस्टोन अमाइनो टर्मिनल टेल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 30 नैनोमीटर फाइबर। अब हमने ये तो बता दिया कि भाई 30 नैनोमीटर फाइबर जो है वो एक जिगजैग मॉडल में बन जाता है, एक सोलेनॉइड मॉडल के थ्रू जो है वो बन सकता है, लेकिन इसको बनाने के लिए हिस्टोन की अमाइनो टर्मिनल टेल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। क्या बोलता है, कोर हिस्टोन्स लैकिंग देयर अमाइनो टर्मिनल टेल्स आर इनकैपेबल ऑफ फॉर्मिंग 30 नैनोमीटर फाइबर। ये बोल रहा है कि ये जो कोर प्रोटीन्स हैं आपकी, कोर हिस्टोन्स हैं आपकी H1 को छोड़ करके, है ना, कोर हिस्टोन्स हैं जो आपके, उनके पास अगर अमाइनो टर्मिनल टेल नहीं है तो वो 30 नैनोमीटर फाइबर वाला जो मॉडल है, सोलेनॉइड मॉडल या फिर जिगजैग मॉडल, वो ये नहीं बना सकते, ठीक है। बोले द मोस्ट लाइकली रोल ऑफ टेल इज टू स्टेबलाइज द 30 नैनोमीटर फाइबर बाय इंटरेक्टिंग विद द एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम, ठीक है। ये बोलता है कि ये जो टेल्स है ना, यहाँ से बिल्कुल बीच बीच से ये जो निकल रही हैं, है ना, ये कोर प्रोटीन की जो टेल्स हैं, इनका काम है इस 30 नैनोमीटर फाइबर को स्टेबलाइज करना। कैसे, ये दूसरे जो एडजेसेंट साइड पे न्यूक्लियोसोम है उसके साथ बाइंड करके इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। बोलते दिस मॉडल इज सपोर्टेड बाय 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोसोम विच शोज दैट ईच ऑफ द अमाइनो टर्मिनल टेल ऑफ H2A, H3 एंड H4 इंटरैक्ट विद एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम कोर्स इन द क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो ये बोलता है आपको 3D स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर से ये देखा गया है कि H2A, H3 और H4 की जो आपस में अमाइनो टर्मिनल टेल्स हैं ये इंटरेक्ट करती हैं और एक दूसरे को स्टेबल करने में हेल्प करती हैं, जिसकी वजह से फाइनली 30 नैनोमीटर फाइबर का जो पूरा का पूरा कॉम्पैक्शन है वो ईजिली हो पाता है, राइट। अब क्या बोल रहा है, इंटरेक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो terminus of the H4 and a negatively charged region of the histone fold domain of histone H2A is particularly important for 30 nanometer fiber formation। कैसे ये स्टेबिलिटी दे रहा है, तो ये बोल रहा है कि जो पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो टर्मिनस है ना H4 हिस्टोन का, है ना, ये किसके साथ इंटरेक्ट करता है, हिस्टोन है जो H2A, इसके पास नेगेटिवली चार्ज रीजन होता है ना, हिस्टोन फोल्ड डोमेन पे, ठीक है। हिस्टोन फोल्ड डोमेन किसका, हिस्टोन H2A का, है ना, और उसके पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज, और ये नेगेटिवली चार्ज किसके पास जाएगा, अमाइनो टर्मिनस रीजन किसका, H4 का, जो कि कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज। तो इनके बीच में आपस में इंटरेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से ये 30 नैनोमीटर फाइबर की फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी दे रहे हैं ना एक दूसरे को, ऑपोजिट चार्जेस हैं, राइट।
अब क्या बोल रहा है, द रेजिड्यूज ऑफ H2A दैट इंटरेक्ट विद द H4 टेल आर कंजर्व्ड अक्रॉस मैनी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बट आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन DNA बाइंडिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोन ऑक्टोमर्स। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। ये बोल रहा है कि ये जो H2A और H4 के टेल की जो इंटरेक्शन है ये कंजर्व्ड होती है बहुत सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, इसी तरह से होती है, लेकिन ये कहीं पे भी DNA बाइंडिंग में या हिस्टोन ऑक्टामर फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होती हैं। इन टेल्स का काम जो है वो फॉर्मेशन में या DNA बाइंडिंग में नहीं है। ठीक है, सिर्फ स्टेबिलिटी है किसकी, 30 नैनोमीटर फाइबर फॉर्मेशन की। अगर इतना कंपैक्ट करना है DNA को तो उसमें इसका हाथ है, बाकी किसी चीज़ में इसका हाथ नहीं है। बोले द हिस्टोन टेल्स आर फ्रीक्वेंट टारगेट्स फॉर मॉडिफिकेशंस इन द सेल। तो मैंने अभी आपको बताया था जितने भी एंड टेल्स होती हैं ना, अगर कहीं पे हिस्टोन्स में मॉडिफिकेशन होनी है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस, तो वो इन एंड टेल्स पे होती है, राइट। अब क्या बोल रहा है, इट इज़ लाइकली दैट सम ऑफ दीज मॉडिफिकेशन इन्फ्लुएंस द एबिलिटी टू फॉर्म 30 नैनोमीटर फाइबर एंड एन अदर हाई ऑर्डर स्टेट न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर्स। बोल रहा है कि ये जो मॉडिफिकेशंस होती हैं यही इसको क्या करती हैं, ये मॉडिफिकेशन इसको इन्फ्लुएंस करती हैं, है ना, इसके अंदर ये एबिलिटी पैदा करती हैं कि ये 30 नैनोमीटर फाइबर तक का जो कॉम्पैक्शन है उसको बना सकता है, या इससे भी ज़्यादा ये कॉम्पैक्ट जो है वो कर सकती हैं अगर इनमें अच्छी मॉडिफिकेशंस और भी कर दी जाएँ तो, राइट। इतनी बात आपको क्लियर है? ओके, अब ये क्या बोल रहा है, फर्दर कॉम्पैक्शन ऑफ DNA इन्वॉल्व्स लार्ज लूप्स ऑफ द न्यूक्लियोसोमल DNA। बोल रहा है अगर इससे भी ज़्यादा कॉम्पैक्शन करनी है तो DNA में लार्ज लूप्स बन जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोसोमल DNA में क्या होता है, न्यूक्लियोसोमल DNA के लार्ज लूप्स बन जाते हैं जिसकी वजह से और भी ज़्यादा कॉम्पैक्शन हो जाती है। ठीक है, कैसे होती है देखो, बोले टुगेदर द पैकिंग ऑफ DNA इनटू न्यूक्लियोसोम एंड 30 नैनोमीटर फाइबर results in the compaction of the linear length of DNA by 40 folds। ठीक है, ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर एक लीनियर DNA है और अगर आपने उसको किसमें, न्यूक्लियोसोम में पैक कर दिया पहले, तो है ना, इस तरह से पैक किया, फिर आपने उसका 30 नैनोमीटर फाइबर बना दिया, ठीक है, उस फॉर्म में उसको पैक किया, तो अभी तक इस सिंगल वाला ये जो स्ट्रेट DNA था ये लगभग 40 टाइम्स फोल्ड हो चुका है। आप ऐसे समझो कि एक पेज है आपके पास और आपने 40 बार उसको मोड़ करके फोल्ड कर दिया, तो आप सोच लो कि वो कितना छोटा हो जाएगा, राइट। ओके, दिस इज स्टिल इनसफिशिएंट टू फिट 1 to 2 नैनोमीटर ऑफ द DNA इनटू अ न्यूक्लियस ऑफ 10⁻⁻5 माइक्रोन एक्रोस। अच्छा, ये बोल रहा है कि 10⁻⁵ मीटर का जो न्यूक्लियस है ना, इसका डायमीटर एक्चुअली में बता रखा है। ये बोल रहा है कि इसमें अगर तुमने इतना, है ना, 40 फोल्ड्स तक का भी अगर DNA जो है वो इतना फोल्ड कर दिया हुआ है तब भी ये इनसफिशिएंट है कि इसके अंदर आ सके। तो अब इसको न्यूक्लियस के अंदर फिट करने के लिए और क्या करना पड़ेगा, तो ये बोलता है कि वन पॉपुलर मॉडल प्रपोजेस दैट 30 नैनोमीटर फाइबर फॉर्म्स लूप्स ऑफ 40 to 90 kb दैट आर हेल्ड टुगेदर एट देयर बेसिस बाय अ प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर रेफर टू एज न्यूक्लियर स्कैफोल्ड। तो नेक्स्ट जो मॉडल आता है 30 नैनोमीटर के बाद वो है न्यूक्लियर स्कैफोल्ड। ठीक है, 30 नैनोमीटर के आपको दो मॉडल बता दिए, सोलेनॉइड और जिगजैग। अभी बोलता है अगर और कॉम्पैक्ट करना है ना तो ये जो 30 नैनोमीटर फाइबर है ये लूप्स बना लेता है लगभग 40 to 90 kb के। ठीक है, और इसको क्या होता है, एक तरह का ये प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर बना देता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर स्कैफोल्ड मॉडल। ठीक है, तो इस तरह से देखो ऐसे बनता है ये, जैसे ये DNA है ना, ये आपका क्या है, ये आपका क्रोमोसोम स्कैफोल्ड है, इसके अराउंड देखो ऐसे लूप्स बने हुए हैं, ये आपको ये बड़ा करके बनाया है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो ये वाला नेकेड DNA है, ये वाला नेकेड DNA, यानी यहाँ पे तो आराम से जीन का एक्सप्रेशन हो सकता है, लेकिन ये देखो ये वाला जो, ये इससे आगे वाला जो है वो कम्पैक्ट DNA है ना, यानी यहाँ पे एक्सप्रेशन, जीन का एक्सप्रेशन होना बहुत मतलब मुश्किल है। ये देखो 30 नैनोमीटर का फाइबर इस तरह से जो स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है, ये 10 नैनोमीटर फाइबर है, ये नेकेड DNA यानी यहाँ पे कोई फोल्डिंग नहीं हुई है। तो इस तरह से लूप्स बन जाते हैं, लूप्स की वजह से ये जो मॉडल है इसको कहा जाता है न्यूक्लियर स्कैफोल्ड मॉडल, राइट। ओके, बोल रहे हैं 2 classes ऑफ प्रोटीन दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द न्यूक्लियर स्कैफोल्ड मॉडल हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। बोलते हैं कि 2 classes ऑफ प्रोटीन्स देखी गई हैं जो कि न्यूक्लियर स्कैफोल्ड मॉडल को सपोर्ट करती हैं। बोल रहे सबसे पहली तो है कौन सी, टोपोआइसोमरेज 2, मतलब विच इज़ अबंडेंट इन बोथ स्कैफोल्ड प्रिपरेशन एंड प्योरीफाइड माइटोटिक क्रोमोसोम्स।
ठीक है। तो स्कैफोल्ड प्रिपरेशन में भी ये अबंडेंटली देखी जाती है और माइटोटिक क्रोमोसोम्स में भी ये अबंडेंटली देखी जाती है। तो आपको याद रखना है स्कैफोल्ड मॉडल में कौन कौन सी 2 प्रोटीन्स आती हैं, याद रखना टोपोआइसोमरेज 2 आती है, ठीक है। दूसरा है द प्रेजेंस ऑफ, अच्छा टोपोआइसोमरेज 2 के बारे में बात की है, द प्रेजेंस ऑफ टोपोआइसोमरेज 2 at the bottom of each loop would ensure that the loops are topologically isolated from one another। अब ये बोल रहा है कि ये जो टोपोआइसोमरेज 2 है ना, ये हर लूप के कहाँ, यहाँ बॉटम में दिखता है, ठीक है। अब बॉटम में ये इसलिए दिखता है ताकि ये जो लूप्स है ना, ये आपस में एक दूसरे से एंटेंगल ना हो जाए, है ना, फंस ना जाए एक दूसरे में। तो ये बिल्कुल उनको सॉर्ट करके रखता है, कौन, टोपोआइसोमरेज 2। दूसरा है आपका SMC प्रोटीन आर ऑल्सो अबंडेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियर स्कैफोल्ड। ये जो प्रोटीन्स होती हैं की कॉम्पोनेंट्स होती हैं ऑफ द मशीनरी दैट कंडेंसेस एंड होल्ड सिस्टर क्रोमैटिड्स टुगेदर आफ्टर क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। तो जब आपने सेल साइकिल पढ़ी होगी वहाँ पर SMC प्रोटीन का पार्ट आता है कि ये जो है वो सिस्टर क्रोमैटिड्स को होल्ड करके रखते हैं आफ्टर क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हो जाती है ना, तो कंडेंस करके रखते हैं उसको। तो ये भी कहीं ना कहीं उसको कंडेंस करने में और वहाँ पे टिका के रखने में बिल्कुल हेल्प कर रहा है। तो न्यूक्लियर स्कैफोल्ड मॉडल में 2 प्रोटीन्स याद रखनी है, टोपोआइसोमरेज 2 कहाँ होता है, बॉटम में होता है, और इसका काम होता है कि कहीं पे वो जो लूप्स हैं वो आपस में उलझ ना जाएं, है ना। और SMC प्रोटीन जो है वो दूसरी प्रोटीन है, इसका काम होता है, ये कब काम करती है, जब क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हो जाती है तो होल्ड करके रखना, सिस्टर क्रोमैटिड्स को होल्ड करके रखती है और कंडेंस करके रखती है, राइट। अच्छा, अब आपको सब कुछ पता चल गया है, सारी चीज़ें आपको पता चल गई कैसे DNA जो है वो कंपैक्ट होता है इतने से न्यूक्लियस के अंदर। अब आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व आप करो। पहला क्या है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ओके, अब क्या दिया आपको, यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन अभी मैंने आपको बताया वो वाला रीजन जहाँ पे जीन्स जो है वो अच्छे से क्या कर रही हैं, एक्सप्रेस कर रही हैं, है ना। तो ये हो सकता है पार्शली डीकंडेंस्ड रीजन ऑफ दी क्रोमैटिन विद एक्टिव जीन्स रीजन, है ना। तो यानी कि यूक्रोमैटिन तो हो गया 2 के साथ, तो ए जो है वो जाएगा 2 के साथ, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब देखो हिट्रोक्रोमैटिन, हिट्रोक्रोमैटिन क्या था, इससे उल्टा, ये हाईली कंडेंस्ड रीजन था विद ऑफ क्रोमैटिन विद इनएक्टिव जीन्स, है ना, यानी कि डी जो है वो किसके साथ जाएगा, 3 के साथ। तो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। ओके, अब देखो कंडेंसिन, जब आपने सेल साइकिल पढ़ी होगी वहाँ पे ये पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। कंडेंसिन जो होते हैं ना, दीज हेल्प इन क्रोमोसोम कंडेंसेशन टू फर्दर रिड्यूस माइटोटिक क्रोमोसोम्स टू कम्पैक्ट बॉडीज, है ना। कंडेंसिन का मतलब ये होता है क्रोमोसोम्स को कंडेंस करके रखना। तो बी जो है वो किसके साथ जाएगा, 4 के साथ जाएगा। तो यहाँ इसमें बी 4 के साथ है। और कोहेजन, कोहेजन का मतलब क्या है, कोहेजन क्या काम करता है, सी के साथ 1, ये लिंक करता है सिस्टर क्रोमैटिड्स को एक दूसरे के साथ इमीडिएटली आफ्टर रेप्लिकेशन, जब इनकी रेप्लिकेशन होती है तो, ठीक है। तो कोहेजन जो है सिस्टर क्रोमैटिड्स को लिंक करके रखता है, जोड़ के रखता है, और कंडेंसिन का काम होता है क्रोमोसोम्स को कंडेंस करके रखना, राइट। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ना, यानी कि ये ऑप्शन नंबर 4 दैट विल बी आवर राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है इन यूकैरियोट्स न्यूक्लियोसोम्स कंप्राइज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोन्स। न्यूक्लियोसोम में पूछा है, यूकैरियोटिक न्यूक्लियोसोम जो है वो किस किस हिस्टोन से मिल करके बना होता है। तो पहले ही ये याद रखो, न्यूक्लियोसोम जो है वो H1 हिस्टोन जो है वो उसका पार्ट नहीं है, ठीक है। जब भी न्यूक्लियोसोम पूछा है यानी कि कोर प्रोटीन्स की बात कर रहा है, H1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाता है। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो H2A, H2B, H3 और H4 इन सब से मिलकर के आपका न्यूक्लियोसोम जो है वो कोर पार्टिकल उस जो है वो बना होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अबाउट क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन इन यूकैरियोट्स। अच्छा, कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी हैं, है ना, क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है यूकैरियोट्स में, उसके बारे में आपको सिलेक्ट करना है सही कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स। पहला क्या बोला है, द लेंथ ऑफ DNA पर न्यूक्लियोसोम वेरीज फॉर इंडिविजुअल टिश्यूज़ और स्पीशीज़। तो बिल्कुल सही बात है कि इंडिविजुअल टिश्यू और स्पीशीज़ में न्यूक्लियोसोम की जो लेंथ है ना, DNA जो है, DNA की जो लेंथ है वो वेरी करती है,
है ना। दूसरा बोला है टिपिकल न्यूक्लियोसोमल पैकेजिंग पैटर्न इज स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड अक्रॉस द जीनोम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि अलग अलग मॉडल्स जो है वो फॉलो करता है, कई बार जिगजैग पैटर्न फॉलो करता है, कई बार जो है वो सोलेनॉइड मॉडल फॉलो कर लेगा। तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्टली वही मेंटेन करना है ना। जो न्यूक्लियोसोमल पैकेजिंग है वो एक ही तरह से हो रही है, तो ये तो स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। उसके बाद क्या बोला है, while wrapping around the histone core particle uniform structure of DNA is maintained। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि जब भी आपको क्या करना है, हिस्टोन कोर पार्टिकल के अराउंड रैप होना है, तो एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होना चाहिए, है ना। डीएनए का जो एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है वो मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ऐसा भी नहीं है ना। क्यों? क्योंकि देखो H1 अगर वहाँ पे होगा तो बात कुछ अलग हो जाएगी, है ना। अगर H1 नहीं होगा तो उसके वहाँ पे जो DNA की लेंथ है ना, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी रैप। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है, स्टेटमेंट नंबर 3 है, वो भी थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। उसके बाद कौन सा है, हिस्टोन टेल मीडिएटेड इंटरन्यूक्लियोसोमल कॉन्टैक्ट इज़ वन ऑफ द एसेंशियल फैक्टर टू अचीव दी 30 नैनोमीटर फाइबर स्ट्रक्चर। अब देखो ये अभी हम पढ़ के आए कि हिस्टोन टेल का जो काम है वो क्या है, इस 30 नैनोमीटर फाइबर के स्ट्रक्चर को बनाना, है ना, मेंटेन करके रखना, है ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 4 भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 जो है वो थर्ड ऑप्शन में है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आज की वीडियो में आई होप आप सबको ये टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। काफ़ी डीप में हमने इसको समझा है ना, और इससे काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पे वही क्वेश्चंस डाले हैं जो कहीं ना कहीं डीबीटी में पुराने पेपर्स में, है ना, 2023 में, 2022 में पूछे गए हैं, है ना। तो आप भी कोशिश करिए कि टॉपिक पढ़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, राइट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।